आज आप लोगों को प्रकाश के बारे में बताएंगे जो कक्षा 10 में विज्ञान में है। तो चलिए प्रकाश के बारे में जानते हैं, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान करने का मतलब देखने की क्षमता है। प्रकाश हम कह सकते हैं प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी यदि हम प्रकाश न रहे तो किसी भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे एक अंधेरा कमरा पूरा मतलब चारों तरफ से कमरे को पैक कर दिया जाए तो उसमें क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं तो नहीं। जैसे रात्रि के समय जब अमावस्या वाली रात हो तो आपको कोई भी वस्तु क्या होती है, साफ तौर पर या पूर्णतः दिखाई नहीं देती है। लेकिन वहीं हल्का सा क्या होता है, प्रकाश यदि मिल जाता है मतलब कहीं से प्रकाश की किरण आ जाती है तो हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम वस्तु को क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। तो अब इसी के क्रम में सबसे पहला आपका हेडिंग है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम जान रहे हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुओं में हम कहेंगे कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं। मतलब कोई भी वस्तु प्रकाश का यदि उत्सर्जन स्वतः कर रहा है तो उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे आपका सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया या फिर विद्युत बल्ब हो गया, ये सब वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करती हैं। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कर सकते हैं। अब इसके बाद से आपका आता है दूसरा अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती हैं, वह किसी न किसी के प्रकाश के से वह चमकती हैं। जैसे में चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, बेंच हो गया, ये जो सभी वस्तुएं हैं किसी न किसी प्रकाश के माध्यम से चमकती हैं। यानी जैसे चंद्रमा हुआ तो चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण वह चमकता है। या कोई वस्तु हो गई तो वस्तु पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह क्या होता है, चमकता है। अब आइए इसके बाद से प्रकाशित माध्यम क्या होता है। प्रकाशित माध्यम के बारे में जानते हैं। प्रकाशित माध्यम क्या होता है, प्रकाशित माध्यम। तो प्रकाशित माध्यम क्या होता है, तो प्रकाशित माध्यम तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है या फिर गमन करता है वही क्या होता है, प्रकाशित माध्यम होता है। यानी प्रकाश जिस मार्ग से चलता है या फिर गमन करता है वही प्रकाशित माध्यम होता है। जैसे हम लोग इंसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, एक सड़क मार्ग की आवश्यकता पड़ती है ना, तो वैसे ही प्रकाश भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस माध्यम से होकर चलता है उसी को हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशित माध्यम में आपको इस प्रकार के माध्यम बताया गया है। पहला पारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है, तो जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग पार हो सके। मतलब कोई ऐसा माध्यम है जैसे एक कांच का ग्लास ले लें या कांच शीशे की कोई परत ले लें तो प्रकाश एक मान लीजिए हमारे हथेली है और यह हथेली कांच की यदि बनी हो तो प्रकाश इधर से यदि इधर से आती है तो
अधिकांश भाग क्या होगा, इस हथेली को क्या पार कर जाएगा अगर यह शीशे का बना हो। तो कहने का तात्पर्य कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग एक तरफ से दूसरे तरफ निकल जाता है, उसी को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरा पारभाषक देखिए पारभाषक क्या होता है। तो पारभाषक क्या होता है, तो एक प्रकार का ऐसा माध्यम ऐसे पारभाषक। तो पारभाषक क्या होता है, तो पारभाषक में वो जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग मतलब कुछ उधर ही रह जाए, मतलब एक तरफ रह जाए, कुछ पार मतलब कोई ऐसा जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब कुछ भाग आर पार हो सके, वह माध्यम पारभाषक माध्यम कहलाता है। आपका पारभाषक माध्यम क्या होता है, तो जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग क्या होता है, आर पार होता है, तो वह पारभाषक माध्यम होता है। अब इसके बाद से तीसरा प्रकार का, तो तीसरा प्रकार का अपारदर्शक होता है। तो अपारदर्शक कहने का मतलब तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे, जैसे पारदर्शक है उसी का उल्टा अपारदर्शक। पारदर्शक में प्रकाश का संपूर्ण भाग या फिर अधिकांश भाग आर पार होता है, जिसे पारदर्शक कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो यदि जिस माध्यम में प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार न हो, तो ऐसे माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। चलिए अब इसके बाद से आपका आता है अब इसके बाद से आप परावर्तन परावर्तन के बारे में जानते हैं। तो परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन के लिए सबसे पहले देखिए परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश जब किसी माध्यम से मतलब प्रकाश किसी माध्यम से चलती है और किसी माध्यम के तल से यदि टकराकर पुनः उसी माध्यम में विपरीत दिशा में क्या हो गया वापस चली जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन करते हैं। यानी कहने का मतलब प्रकाश की किरण एक मान लीजिए यह माध्यम एक है या माध्यम दो है, तो माध्यम एक पे प्रकाश की किरण, इसको आपतित किरण बोलते हैं। प्रकाश की किरण इस माध्यम से आ रही है और इस माध्यम के तल से क्या हो रही है टकराकर पुनः क्या हो रहा है उसी माध्यम में विपरीत दिशा में क्या हो जाती है वापस हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, आपका परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो यह जो आने वाली किरण होती है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। और जो जिस बिंदु पर टकराती है वह क्या होता है, आपतन बिंदु। आपतन
और इसके बाद से प्रकाश क्या कर रही है, यहाँ से इस बिंदु से टकरा रही है। अब उसके बाद से आपका वापस उसी दिशा में, तो यह और जिस बिंदु पर टकरा रही है किरण, यहाँ से हम एक लंबवत रेखा लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अभिलंब रेखा। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण बोला जाता है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होता है, यानी अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपका परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन आपका, तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलती है और किसी अन्य प्रकाश किसी माध्यम से होकर चलती है, किसी अन्य माध्यम के तल से यदि क्या टकराकर पुनः उसी माध्यम में विपरीत दिशा में वापस चले जाए, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया भी है। तो यह जो है आपका एक प्रकार का दर्पण है, समतल दर्पण। अब प्रकाश की किरण पहले माध्यम में आ रही है, देखिए, और इस दर्पण के तल से टकराकर पुनः जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस हो गई है। देखिए क्या हुआ, विपरीत दिशा में चली गई है। यह जो घटना हो रहा है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या चीज है, क्या क्या बताया गया आपको, यह जो प्रकाश आ रही है इसको आपतित किरण बोलते हैं। मतलब जो ए और बी प्रकाश की किरण ए बी जो है उसको आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकरा रही है आपतन बिंदु, उसके बाद से इस पर से हम एक लंबवत रेखा लेंगे तो उसको अभिलंब बोला जाता है। और प्रकाश यहाँ से टकरा कर विपरीत दिशा में जो वापस हो जा रही है बीसी, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण करते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें आपका क्या होता है, अब इसमें परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम जो पहला नियम होता है, पहला नियम यह कहता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो होते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वह क्या कहता है, तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा तो जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, यह दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यह अभी तक आपने जाना कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद से आपने जाना
प्रकाश के बारे में बताया गया। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। उसके बाद से आपने प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जाना। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैं आपको बताया गया कि सूर्य हुआ, लालटेन हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, ये सभी क्या होते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करते हैं। अब उसके बाद से आपने जाना कि अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती हैं। यानी कोई भी वस्तु है प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में आपका चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा जो होता है वह क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसके बाद से आपका पृथ्वी हो गया या फिर बेंच हो गया, ये सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रकाश के माध्यम से चमकती हैं, स्वतः इनके पास प्रकाश नहीं होता है। तो यह आपका अदीप्त वस्तुएं हो गया। अब इसके बाद से बताया गया कि प्रकाशित माध्यम। तो प्रकाशित माध्यम क्या होता है? तो प्रकाश जिस माध्यम से क्या करता है? गमन करता है, उसी को हम क्या करते हैं? प्रकाशित माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है यानी चलता है, उसको हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। अब उसके बाद से आपका हुआ कि प्रकाशित जो माध्यम होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला जो बताया गया पारदर्शक। इसमें बताया गया आपको कि पारदर्शक में बताया गया कि प्रकाश का जिस माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है उस माध्यम को क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी पारदर्शक माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है। उसके बाद पारभाषक बताया गया। तो पारभाषक में बताया गया कि जिस माध्यम में प्रकाश का अधिकांश नहीं आंशिक, जिस माध्यम में प्रकाश का आंशिक भाग आर पार होता है उस माध्यम को हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। यानी कोई ऐसा माध्यम ले लें, जैसे पारदर्शक में आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कांच ले सकते हैं। अब पारभाषक में, तो पारभाषक में बताया गया पारभाषक में कि प्रकाश का आंशिक भाग आर पार होता है। यानी उदाहरण के तौर पर भीगा हुआ, तेल में भीगा हुआ कागज ले सकते हैं। यानी कोई कागज हो उसको तेल में भिगा दें और टॉर्च यदि हम इधर से जलाएं तो उस पर हल्का हल्का प्रकाश चला जाता है। यानी यह जो माध्यम होगा, जो भीगा हुआ कागज है तेल में, वह पारभाषक माध्यम होगा क्योंकि प्रकाश का आंशिक ही भाग आर पार हो रहा है। और तीसरा बताया गया कि अपारदर्शक। तो अपारदर्शक में क्या होता है? तो अपारदर्शक में प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार नहीं होता है। यानी प्रकाश का संपूर्ण भाग इधर ही रहता है। जैसे लकड़ी, तो लकड़ी मान लीजिए यही डेस्टर है, डेस्टर अब इधर से टॉर्च हम मारे तो क्या उस पर प्रकाश जाएगी? नहीं जाएगी। तो यह जो डेस्टर हो गया और अपारदर्शक हो गया। अब इसके बाद से आपको बताया गया कि परावर्तन। तो परावर्तन के लिए बताया गया क्या कि परावर्तन में क्या बताया गया? तो इसमें हम आपको बताया गया कि प्रकाश किसी माध्यम से चलती है और किसी अन्य माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, यानी विपरीत दिशा में वापस चली जाए तो उसको क्या कहते हैं? उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर फिगर बनाया गया है, आप देख रहे हैं कि एक किरण ए बी जो आपतित यानी प्रकाश की किरण ए बी जो आ रही है इस दर्पण के, यह जो होता है इसको दर्पण कहा जाता है, समतल दर्पण है। तो प्रकाश की किरण ए बी जो आ रही है आपतित किरण इसको बोलने के बाद इस दर्पण के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जिस माध्यम से आ रही थी लेकिन क्या विपरीत दिशा में वापस निकल गई है। तो यह जो घटना घटा है इसी को प्रकाश का
परावर्तन करते हैं। जैसे आप छोटे होंगे तो देखे होंगे कि बच्चे खेलते खेलते जो दर्पण होता है, शीशा होता है, सूर्य की तरफ करके कहीं न कहीं किसी के चेहरे की तरफ करके उसको मतलब खेलने के तौर पर आवृत्ति करते हैं, या फिर जैसे कहीं उजाला ना हो तो वहाँ पर क्या करते हैं कि दर्पण लेकर उसके बाद से प्रकाश की किरण को इधर से उधर मोड़ देते हैं। ये जो घटना होता है, यानी पहले तो खेल था, लेकिन अब उसी को विज्ञान के तौर पर क्या था, कौन सा प्रकाश का परावर्तन कर रहे थे, मतलब प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ चली जा रही थी। तो यही जो घटना हुई प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब इसमें बताया गया कि जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण कहा गया, और जो टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस चली जा रही थी उसको परावर्तित किरण कहा गया। अब इसमें यह आपका दर्पण था। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता था उसको आपने क्या कहा, आपतन कोण कहा। अब आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण करते हैं, जिसको आप से प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसके बाद से आपको बताया गया कि परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, तो इसमें दो प्रकार के नियम बताए गए। पहला नियम बताया गया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी आपतित किरण, आने वाली किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब इसके बाद से आपको बताया गया कि दूसरा नियम, तो यह जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आई, यही आपका परावर्तन का दो नियम है। ठीक है। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में अब इसके बारे में बताया जाएगा, तो दर्पण के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दर्पण के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब यदि आपको जो बताया गया इसमें से कुछ न समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से, यानी या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, जो हेडिंग या फिर जो भी कुछ आपको न समझ में आया हो। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दर्पण के बारे में बताया जाएगा।